जातिगत जनगणना हो पाएगी? देखिए, उनके नियत में खोट है। मुख्यमंत्री जी तो आपने देखा हो कि दलितों के घर गए, उससे पहले वहां पे उन लोगों के हाथ धुलवाने का साबुन अलग, कपड़े धुलवाने का साबुन अलग, और उनके घर के अंदर सेंट छिड़कवाने का काम अलग, उस तरीके का काम उन्होंने किया। उन दलितों को और अपमानित करने का काम उन्होंने किया। आप राम मंदिर की बात करते हैं, आप भगवान की बात करते हैं, आप इंसान की बात भी तो करें। आज वो लोग धार्मिक तौर पे हमें लड़ाने का काम करते हैं, धार्मिक तौर पे हमारे बीच में दूरियां फैलाने का काम करते हैं। क्या ये संविधान कहता है हमारा? चंद्रशेखर को आपने उंगली पकड़कर राजनीति के गलियारों में चलाया। छोटा भाई है तो अच्छी बात है। समाज के अंदर काम करने वाले बहुत सारे हाथ होने चाहिए, बहुत सारे चेहरे होने चाहिए। ये बीजेपी नहीं चाहती कि दलितों को, पिछड़ों को उनका हिस्सा मिले। और अखिलेश यादव जी ने हमें आदेश दिया कि इस मूल प्रस्तावना को लेके आप अपने लोगों के घर जाओ। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के एससी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती जी से, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, दलित समाज का रुख किस तरह जाने वाला है। क्योंकि एक तरफ बहुजन समाज पार्टी से बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, तो वहीं अब सहारनपुर की राजनीति की बात करो, सहारनपुर से चंद्रशेखर आज़ाद भी आज़ाद समाज पार्टी लेकर के चुनाव मैदान में आने की बात कर रहे हैं। और वहीं इंडिया गठबंधन जो तैयार हुआ उस पर भी लेकर के तमाम बातें हो रही हैं। तो जिस तरह से बीजेपी ने भी अब दलित समाज को लुभाने के लिए एक नया अभियान छेड़ दिया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी दलित अधिकार पत्र के नाम से एक अभियान चलाया है, जिसको तमाम राजनीतिक दलों ने अब दलित वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक अभियान चलाया हुआ है। तो इस पर बात करते हैं। राहुल जी, आपका न्यूज़ 14 टुडे में स्वागत है। जिस तरह से दलित समाज को लेकर के अब तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी नज़र टिकी हुई है, उनको दलित समाज हो, ओबीसी हो, इन सब को लुभाने के लिए कई सारे प्रयास अब राजनीतिक दलों की तरफ से किए जा रहे हैं। आप क्या देखते हैं? देखिए, इसके लिए तो मैं पहले धन्यवाद माननीय अखिलेश यादव जी का देना चाहूँगा। जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए की बात की तो एकाएक राजनीतिक दल दलितों की बात करने लगे। आज चुनाव आने वाला है 2024 का, उस चुनाव को लेकर सब लोग अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावे की पॉलिटिक्स करती है। उन्होंने पिछले 4.5 साल में, इस सरकार की बात कर रहा हूं, उससे पहली 5 साल की सरकार का तो सब लोगों को पता है, कभी भी दलितों के बारे में उन्होंने कोई सकारात्मक बात नहीं की, ना कोई योजना बनाई। उन्होंने सिर्फ अपने एजेंडे पे काम किया और उसी एजेंडे को लेके वो चलते रहे। आज चुनाव आने लगा तो आज दलितों की बात करने लगे। आज तमाम दल जो भी हैं, वो हमारे गठबंधन के भी दल हैं, वो सब लोग आज दलितों की बात कर रहे हैं। पीडीए क्या है, दर्शकों को समझाना चाहेंगे, क्योंकि दर्शकों की समझ में नहीं आएगा पीडीए जो समाजवादी पार्टी की तरफ चला है क्या है। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए नाम दिया। उन्होंने कहा, उनकी सोच ने कहा कि इस देश का जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जिन लोगों को आज तक ना तो राजनीतिक ना सामाजिक हिस्सेदारी भारत में मिल पाई, आजाद भारत में नहीं मिल पाई, उसे हम पीडीए के माध्यम से सामाजिक हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। यह माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए बना के इस देश के करोड़ों दलितों को, करोड़ों पिछड़ों को, करोड़ों अल्पसंख्यकों को और तमाम उन लोगों को जिन लोगों को आज तक सिर्फ जात के नाम पे और धर्म के नाम पे प्रताड़ित किया गया, उन लोगों को उनके हिस्सेदारी देने का काम किया है। मैं इसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आज अगर इस देश के अंदर एनडीए के खिलाफ कोई लड़ सकता है तो वो पीडीए है, और उसका नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। परसों 8 तारीख को हमारा कार्यक्रम था लखनऊ के अंदर, जिसके अंदर माननीय अखिलेश यादव जी मुख्य अतिथि थे। वो हमारा अनुसूचित प्रकोष्ठ जो है, समाजवादी अनुसूचित प्रकोष्ठ, और बाबा साहब वाहिनी हमारी जो है, ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एक सामूहिक कार्यक्रम था। उसके अंदर माननीय अखिलेश यादव जी ने संक्षिप्त पूरा जो प्लान है हमारा, अनुसूचित जाति के, पिछड़ी जाति के, अल्पसंख्यकों को किस तरीके से सत्ता के अंदर लाया जाए, किस तरीके से उनके सहयोग से सत्ता के अंदर आया जाए, और सत्ता के अंदर आने के बाद उन्हें किस तरीके से सामाजिक सम्मान दिलाया जाए, उस पर विस्तार पूर्वक बात हुई है। हमने अपनी 2024 की तैयारी पूरी कर ली है। आज दिखावे की राजनीति करने वाले लोग मीडिया के दम पे या अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के दम पे अपने जो उनके जो दिमाग में जो चल रहा है, जो उनकी जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं सिर्फ दिखावे वाली हैं। अभी आपने देखा होगा, माननीय अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश गए थे। उन्होंने वहां पे एक आदिवासी के घर में खाना खाया, और वो बनावटी खाना नहीं था।
वो उस आदिवासी के घर का बना हुआ खाना था। उस आदिवासी जो वो लोग खाते हैं वो खाना था, वो कोई बाजार से लाके खाना नहीं खाया गया। जिस तरीके से कुछ दलों के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिस तरीके से कुछ दलों के लोग दलितों के घर जाने का काम करते हैं, बर्तन अपने साथ लेके आते हैं। और हमारे कांग्रेस एक और बात मैं बता दूं, हमारे मुख्यमंत्री जी तो, आपने देखा हो कि दलितों के घर गए, उससे पहले वहां पे उन लोगों के हाथ धुलवाने का साबुन अलग, कपड़े धुलवाने का साबुन अलग, और उनके घर के अंदर सैंड छिड़कवाने का काम अलग, उस तरीके का काम उन्होंने किया। उन दलितों को और अपमानित करने का काम उन्होंने किया। लेकिन अखिलेश यादव जी ने मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के घर में जाके उसी के बनाए हुए हाथ का खाना, और जो वो लोग खाते हैं जीवन में, आपने देखा होगा वो किस तरीके का खाना था। शायद मैं आपसे कहूं, अगर हम इस तरीके की बात करें, वो घर भी आपने देखा होगा, जब आपने उनकी मीडिया में फोटोज देखी होंगी, मैंने आपको भी दिखाई थी वो, कि वो घर की जो ऊंचाई है वो 3, 3.5, 4 फुट की है, उसके अंदर झुक के निकलना पड़ता है। उन लोगों के बीच में उन्होंने जाकर उनके बीच में बैठ के खाना खाने का काम किया। उस पर कुछ लोगों ने राजनीति करने की बात की, यह सरासर गलत है। अखिलेश यादव जी ने बनावटी खाना नहीं खाया, आदिवासी के घर का खाना खाया। राहुल जी, जिस तरह से अब जातिगत जनगणना हो रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में तो हो ही चुकी है? पूरे देश में होनी चाहिए। ये जो जातिगत जनगणना की जो बात हो रही है, ये एक आम आदमी के अधिकार की बात हो रही है। मान्यवर काशीराम साहब ने दिया था 15 और 85 का नारा, आज वो नारा 10 और 90 का हो गया। तो ये जातिगत जनगणना होने के बाद आज बिहार के अंदर हुई, बहुत सारे खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बेकार की बात बोलते हैं कि वो फर्जी है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। आप बिहार ने जो शुरुआत की, आज माननीय राहुल गांधी जी ने भी अपने सारे मुख्यमंत्री को आदेशित किया है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में जातिगत जनगणना कराने का काम करें। इससे क्या होगा? इससे देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को उसकी हिस्सेदारी तय हो जाएगी। ये बीजेपी नहीं चाहती कि दलितों को, पिछड़ों को उनका हिस्सा मिले। ये नहीं चाहती कि इस देश के अंदर रहने वाला दलित और पिछड़ा अपनी संख्या के हिसाब से वो हिस्सेदारी की बात करे। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब जातिगत जनगणना होगी देश के अंदर, और अखिलेश यादव जी तो इसका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी का प्रयास है ये, मैं मानता हूं कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रयास है कि जिसकी वजह से बिहार के अंदर जातिगत जनगणना हुई, जिसकी वजह से आज राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात की, ये हमारे पीडीए के एजेंडे से निकल के आया है। आज अखिलेश यादव जी के इस प्रयास से जो मान्यवर काशीराम साहब का सपना था वो पूरा होने जा रहा है। और बिल्कुल सही बात ये बता दें आपको, आज ये रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, बीजेपी शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर क्या उम्मीदें आप लगाए बैठे? क्या वहाँ पर जातिगत जनगणना हो पाएगी? देखिए, उनके नियत में खोट है, वो खोटी नियत से विरोध कर रहे हैं बिहार की जो जातिगत जनगणना आई है। माननीय अखिलेश यादव जी ने परसों कहा प्रेस के सामने कि अब जातिगत जनगणना को कोई नहीं रोक सकता। शुरुआत तो हुई। आज माननीय अखिलेश यादव जी और बिहार के सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, यही सच्ची श्रद्धांजलि है जेपी को, यही सच्ची श्रद्धांजलि है बाबा साहब को, यही सच्ची श्रद्धांजलि है मान्यवर काशीराम साहब को, यही सच्ची श्रद्धांजलि है उन सारे तमाम नेताओं को, तमाम लोगों को जिन्होंने दलितों पिछड़ों की बात की देश के अंदर, जिन्होंने हिस्से दिलाने की बात की। आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस चीज से डर रही है कि कल जब जातिगत जनगणना होगी, उन्हें पता चलेगा कि सैन्य इतनी बड़ी संख्या में है, हिस्सेदारी उसकी जीरो है। जब उन्हें पता चलेगा कि जाट, गुज्जर, नाई, धोबी इतनी बड़ी बड़ी संख्या में है, चमार इतनी बड़ी संख्या में है, महार इतनी बड़ी संख्या में है, जब जातियों के हिसाब से उनका आंकड़ा निकल के आएगा और हिस्सेदारी उनकी जीरो है, तो इस डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जातिगत जनगणना को रोकने का काम कर रहे हैं और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। वो बार बार बोल रहे हैं जातीय द्वेष फैलने का काम होगा अगर जातीय जनगणना हो। तुम जातियों के नाम से हमें शूद्र बना दो, तुम जातियों के नाम से हमें अपमानित कर दो, और हम अपने हिस्सेदारी की बात करें तो उससे तुम्हें दिक्कत होती है, तुम्हारे पेट में दर्द होता है। तो ये समझना पड़ेगा देश के लोगों को कि आज वो लोग सिर्फ दिखावे का नाम काम कर रहे हैं। और मैं तो आपके माध्यम से एक और बात कह रहा हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों के बीच में जाएं, उनसे पहले यही पूछें कि क्या मेरी कौम के हिसाब से तुमने उन्हें हिस्सेदारी दी? तो अपने आप पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को कि वो कितना बड़ा गलत काम कर रही है जातीय जनगणना को रोकने के लिए। हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी ने भी अब दलित अधिकार पत्र के नाम से अपना अभियान चलाया, जिसमें एक फार्म भराया जाएगा दलित समाज के बुद्धिजीवी लोगों से। उसमें 5 जन समस्याएं होंगी और उनका
समाधान भी लोगों से मांगा जाएगा, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी इस तरीके का कोई अभियान चला रही है, अच्छी बात है। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे लोगों की मूलभूत जरूरतें क्या हैं, हमारे लोगों के साथ समस्याएं क्या हैं। आपको जब पता ही नहीं होगा हमारी समस्याएं क्या हैं, तो आप उस समस्याओं का समाधान कर नहीं सकते। लेकिन मैं इसके आपको एक बात बता दूं, हमारी समाधान भारतीय संविधान में है। भारत के संविधान की जो मूल प्रस्तावना, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसके अंदर तमाम जातियों को, तमाम धर्मों को, तमाम वर्ग के लोगों को सम्मान के साथ देखा गया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने 8 तारीख के प्रोग्राम की शुरुआत उस प्रस्तावना को पढ़ के की। उस प्रस्तावना को ही अगर ईमानदारी से राजनेता लागू कर दें, इस हमारे भारत के संविधान को, बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान को अगर राजनीतिक लोग ईमानदारी से लागू कर दें, मुझे नहीं लगता उनके बीच में जाके इस तरीके के काम को करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सारी समस्याओं का समाधान भारतीय संविधान में है। और अखिलेश यादव जी ने हमें आदेश दिया कि इस मूल प्रस्तावना को लेके आप अपने लोगों के घर जाओ और लोगों को बताओ कि ये लड़ाई 2024 की चुनाव जीतने या हारने की नहीं है, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपने को बचाने की लड़ाई है। आज लड़ाई हम लोग, आज जो हम चुनाव में जा रहे हैं, हम चुनाव में सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं जा रहे, हम बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए जा रहे हैं। संविधान कहाँ खतरे में नजर आ रहा है? बिल्कुल खतरे में है भाई। आप एक चीज भी देखिए, आजाद भारत के अंदर अगर मध्य प्रदेश में एक आदमी दूसरे आदमी पे पेशाब कर दे उसके सिर पे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, एक आदमी दिल्ली के अंदर राजधानी में खड़े होके भारतीय संविधान की प्रति में आग लगा दे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, वो बहुत दिनों तक घूमता रहे खुला, तो क्या संविधान खतरे में नहीं है? क्या भारतीय संविधान के अंदर जो अधिकार हमें मिलता है, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, आज वो लोग धार्मिक तौर पे हमें लड़ाने का काम करते हैं, धार्मिक तौर पे हमारे बीच में दूरियां फैलाने का काम करते हैं, क्या ये संविधान कहता है हमारा? आप राम मंदिर की बात करते हैं, आप भगवान की बात करते हैं, आप इंसान की बात भी तो करें। तो हम चाहते हैं कि राजनीतिक दल इंसान की बात करें। माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि राजनीतिक दल इंसान की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, जिसके अंदर इस देश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार मिला। आप बोलते हैं, अभी आपने संसद के अंदर की घटना देखी होगी, एक सांसद दूसरे सांसद को किस तरीके से बोल रहा है। क्या संविधान खतरे में नहीं है? अगर यह बात हम जर्नली कहीं सड़क पर खड़े होकर एक सड़क का गुंडा बोले तो वो भी बुरी है, लेकिन एक हमारे जहां हमारे लोकतंत्र की बात होती हो, जहां हमारे हिस्से अधिकारों की बात होती हो, वहां आप एक समाज, एक धर्म के आदमी को क्या इस तरीके से खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उनके खिलाफ? क्या उन्हें संसद से बर्खास्त नहीं होना चाहिए? लेकिन क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इसलिए उनके साथ कानून की बात दूसरे तरीके से होगी। कार्रवाइयाँ तो हुई हैं, राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई है, आज हम कहाँ पे कार्रवाई हुई है, और उनको भी लेकर के अब कहीं ना कहीं सुनवाई चल रही वहीं है। पे आ रहा था कि राहुल गांधी जी पे कार्रवाई हो सकती है बिना बात के लिए, आजम खान जी पे कार्रवाई हो सकती है बिना बात के लिए, और ऐसे बहुत सारे सांसद हैं हमारी लोकसभा में, इसी लोकसभा में, कि जिनके पास, जिन्हें जब वो हमारे अधिकारों की बात करते थे, उन्हें 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए निष्कासित किया गया, संसद की कार्रवाई से दूर रखा गया। संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ नहीं कार्रवाई हो सकती। क्या यह भारतीय संविधान कहता है? भारतीय संविधान के अंदर अगर आप किसी भी धर्म के लोग हैं तो कानून बराबर है। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि जो 2024 का जो चुनाव है, हम आम चुनाव की तरह इसे ना देखें। यह चुनाव इस देश के अंदर अपने बच्चों के भविष्य को बचाने का चुनाव है। आज देश के अंदर नौकरियां खत्म हो गई, आप रोजगार, बेरोजगारी का चरम सीमा पे आज बेरोजगारी है। हमारे बच्चे, मैं देखता हूं, हमारे बच्चे गांव से शहर में मजदूरी करने आते हैं, जब उन्हें मजदूरी नहीं मिलती, अभी भी आप जाके घंटा घर पे जाके देख लीजिए, रेलवे स्टेशन पे जाके देख लीजिए, 50 लोगों का अगर आप इंटरव्यू लेंगे तो 45 लोग ऐसे होंगे जो सुबह अपने गांव से मजदूरी करने आए होंगे, लेकिन उनके पास वापस जाने का पैसा नहीं है, इसलिए वो यहाँ मांग के खाना खाएंगे और सो जाएंगे। अगर सुबह उन्हें मजदूरी मिलेगी फिर वापस अपने घर जाएंगे। मैंने लोगों को मरते, अभी हमारे यहाँ बुखार का प्रकोप चल रहा है। यही मैं संविधान की बात इसलिए कर रहा हूं कि संविधान के अंदर हमें सबको बराबरी का अधिकार मिलता है। हमारे ही सहारनपुर का अस्पताल है, उसके अंदर आज लोगों को एडमिट करने के लिए, उनके पास इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं है। हमारे लोग आज बुखार से आज सहारनपुर का आंकड़ा में अगर आपको बताऊं तो 5 से 6 हजार लोग मर चुके, लेकिन उसे कोई देखने वाला नहीं है। तो क्या यही भारतीय संविधान ने हमारे कहा था
ये उसे तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पीडीए के माध्यम से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के माध्यम से उन लोगों की हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि हमें समझना पड़ेगा कि ये 2024 का चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य को बचाने का चुनाव है। रणनीति क्या तैयार की गई है समाजवादी पार्टी को? देखिए, जिस तरीके से अलग-अलग पार्टियां अलग-अलग काम कर रही हैं, मैं फिर वापस बता रहा हूं, हम अपने प्रकोष्ठ के माध्यम से पूरे भारत में पहला चरण हमारा उत्तर प्रदेश का होगा। पहले चरण में हम कम से कम लगभग 3.5 से 4 लाख लोगों के घर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसके अंदर बराबरी का अधिकार हमें दिया गया, जिसके अंदर हमें आजाद भारत में सांस लेने का अधिकार दिया गया, आजाद भारत में हमें हमारी हिस्सेदारी का अधिकार दिया गया, हम वो लेके लोगों के बीच में जाएंगे और पीडीए के बारे में जो माननीय अखिलेश यादव जी की जो सोच है उसे लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे विश्वास नहीं, पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश का, हमारे समाज का खासकर वोटर जो दलित समाज से आता है, वो अखिलेश यादव जी का नेतृत्व स्वीकार कर चुका है और वो आने वाले 2024 के चुनाव में बड़ी संख्या में अखिलेश यादव जी के साथ आएगा। और आपने चुनाव में देखा भी होगा, जो अभी हमारा 2022 का चुनाव गया, हम 250, 300, 500, 2000, 3000 वोट से हम हारे। उस कमी को भी दूर हम अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ से करने का काम करेंगे कि कल लोकसभा के चुनाव में हमारी हार इतने कम जो मार्जिन है, हम उसे पाटने का काम करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कल जब चुनाव होगा, जब हमारे, और एक और बात बता दूं, हमने एक और निर्णय लिया है, हर बूथ पे 10 यूथ हमारा खड़ा होगा। इस बार हम, क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब की कलम को जानने वाले लोग हैं, इस बार हम हर तरीके से तैयार रहेंगे अपने प्रत्याशियों की, जो हमारा प्रत्याशी जो चुनाव लड़ेगा, कि उसके साथ कुछ गलत ना हो सके। उधर अगर हम बात करें, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती हैं, वो भी दलित समाज को अपना बेसिक वोट बता रही है। फिर कहाँ किस तरह से मैनेज हो पाएगा? कि आप दावा कर रहे हैं कि आपके साथ दलित समाज होगा, बहुजन समाज पार्टी से मायावती दावा कर रही हैं, और ये अखिलेश माफ़ कीजिएगा, जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, वो भी अब दावा ठोक रहे हैं कि दलित समाज उसके साथ है। नहीं, देखिए, आज सब लोग दावा कर रहे हैं दलित समाज उनके साथ है, दलित समाज उनके साथ है, लेकिन दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और जब एक समाज पूरी तरह एक पार्टी के खिलाफ होता है, तो वो निश्चित रूप से उसके साथ जाता है जो उस पार्टी को हराने का काम करे। तो दलित समाज ने मन बनाया, और दूसरी बात, अखिलेश यादव जी ने मन बनाया है। जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे पार्टी फोरम पे माननीय काशीराम साहब की पुण्यतिथि बनाने का काम हुआ है, तो आज दलित समाज ये मन बना रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो वो अखिलेश यादव है। तो इस बार दलित समाज में, फिर कह रहा हूं आपको, कि इस बार दलित समाज ने यह भी मन बनाया, ये चुनाव कोई किसी पार्टी को जिताने या हराने का चुनाव नहीं है। ये किसी के पक्ष में जाने और किसी के पक्ष में ना जाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव अपने बच्चों के भविष्य को बचाने का, भारत के संविधान को बचाने का, बाबा साहब की विचारधारा को बचाने का चुनाव है। तो इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है, आप कोई बहन जी भी कहती रहें, बहन जी समाज की बड़ी नेता है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आज दलित समाज अखिलेश यादव जी को 2024 के चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में वोट देगा, जो आज तक के ऐतिहासिक परिवर्तन की बात, जो ऐतिहासिक परिवर्तन हो। लेकिन राहुल जी, इतिहास गवाह है इस बात का, दलित समाज को सिर्फ बहन जी का हाथ ही नजर आता है, फिर कैसे? नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे पास आंकड़े हैं, मैं दिखा दूंगा आपको, कि जहां जो पूरे बहुजन समाज जो बहुजन समाज का जो बूथ है, जहां पे पूरा वोट बहुजन समाज का था, उस बूथ पे जहां हमें कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिलता था, अभी 2022 के चुनाव में मेरे पास कम से कम 20 सीटों का तो आंकड़ा आ गया, और मेरे पास वो बिल्कुल सरकारी आंकड़ा है, उसके अंदर मेरी कोई बेईमानी नहीं है, ना कोई मिलावट है। उस आंकड़े में हर जगह समाजवादी पार्टी को 20 वोट, 50 वोट, 150 वोट, 250 वोट, 200 वोट, इस तरीके से मिलने का काम हुआ। ये एक अपने आप में अचंभा है। अगर हम चंद्रशेखर की बात करें, तो चंद्रशेखर को आपने
उंगली पकड़कर राजनीति के गलियारों में चलाया, जहाँ तक हमारी जानकारी है, तो उसको किस पायदान पर देखते हैं? देखो ऐसा है, चंद्रशेखर मेरा छोटा भाई है। चंद्रशेखर आज़ाद जिस समय काम कर रहे थे, उस समय हम भी अपना एक बड़ा आंदोलन लेके चल रहे थे। उस आंदोलन में वो हमारे साथ रहे, सहयोग लिया हमारे से और उन्होंने सहयोग दिया भी। छोटा भाई है, काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम हो रहा है, अच्छी बात है। और चंद्रशेखर भी बाबा साहब की और बात को लेके चल रहे हैं, तो अच्छी बात है। समाज के अंदर काम करने वाले बहुत सारे हाथ होने चाहिए, बहुत सारे चेहरे होने चाहिए। और मेरा तो मानना हमेशा से ये रहा है, क्योंकि मेरे जीवन का भी एक लंबा संघर्ष है, कि हमेशा हर जिले पे अपना एक नेता होना चाहिए। लेकिन राहुल भाई, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, ये दलित समाज के लोगों का सवाल है कि जब से चंद्रशेखर आज़ाद, चाहे वो भीम आर्मी के संगठन को लेकर आए हों या फिर आज़ाद समाज पार्टी को लेकर आए हों, कहीं ना कहीं आंदोलन के नाम पर उनके ऊपर जो हजारों युवा ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमेबाजी हो रही है, समाज कहीं ना कहीं उससे भी त्रस्त है। देखिए, बात आपकी कुछ हद तक सही है। आज बहुत सारे युवाओं पे हमारे मुकदमे लगे हैं। मेरी भी लाइफ का अपना एक 20 साल का तजुर्बा है और मैंने बहुत आंदोलन किए हैं। चाहे वो हमारे छात्रावास का आंदोलन रहा हो, चाहे वो रविदास मंदिर का आंदोलन रहा हो, उसके बाद चाहे सब्बीरपुर का आंदोलन रहा हो, चाहे आपका हमारे सहारनपुर जनपद का ही एक आपका ये गांव है आपका लाखनौर, उसका आंदोलन रहा हो, वो 2 बच्चे हमारे मुकेश और मुनेश मार दिए गए थे, उसका आंदोलन रहा हो। हमारे बहुत सारे आंदोलन हैं मेरे जीवन के। सड़क दूधली का आंदोलन रहा हो, हौद खेड़ी के अंदर रविदास जयंती का आंदोलन रहा हो। बहुत सारे आंदोलन हैं हमारे जीवन के जो मेरे उसमें जुड़े हुए हैं। हमने हमेशा कोशिश की कि हमारे किसी साथी पे मुकदमा ना लिखा जाए, क्योंकि लड़ाई हमारी सरकार से है, लड़ाई हमारी सिस्टम से है। उस सिस्टम को हमें अपनी ताकत का, और प्रदर्शन भी ऐसे ऐसे हुए हैं। आप तो क्योंकि उस समय मुख्य, आप अभी भी मुख्य हैं, उस समय भी आप हमारे साथ बढ़ चढ़ के आपने हिस्सेदारी ली है। आपके मीडिया के माध्यम से हमें बड़ा सपोर्ट मिला। आपने देखा हो हजारों हजारों लोग साथ चलते हैं। तो वो जो आंदोलन है, उस आंदोलन का तरीका थोड़ा बदला है, लेकिन कोई नहीं, समय के साथ सब सुधरेगा, सब ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भारती जी। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एससी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पुरजोर मेहनत करके चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं जो कमजोरियां रही हैं, खामियां रही हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा ताकि समाजवादी पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जीतकर लोकसभा पहुंच सकें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रही न्यूज़ 14 टुडे के साथ। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।